हेलो स्टूडेंट। तो आज गॉस के एप्लीकेशन का एक नया टॉपिक है हमारे पास, एक आवेशित समतल चादर के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अभी तक इससे पहले गॉस का प्रमेय जब पढ़े थे उसके बाद से हम लोग ये लगातार उसका एप्लीकेशंस कर रहे हैं, जिसमें आज हम लोग पढ़ेंगे एक आवेशित समतल चादर के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, तो ये एक आवेशित समतल चादर है जिसके कारण इसके पृष्ठीय आवेश घनत्व के कारण आपको क्या निकालना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है। तो इसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, अब अगर इसके लिए आपको इसके पृष्ठीय आवेश घनत्व के कारण आपको निकालना है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो उसके लिए आपको एक गॉसियन सतह चाहिए। गॉस का नियम हमेशा एक बंद वक्र पर लागू होता है, तो बंद वक्र के लिए एक गॉसियन सतह चाहिए। तो गॉसियन सतह कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के, गोलाकार गॉसियन सतह और बेलनाकार गॉसियन सतह। कौन सा गॉसियन सतह यहाँ पर सुटेबल होगा? तो यहाँ पर बेलनाकार गॉसियन सतह का अगर हम लोग प्रयोग करते हैं तो यहाँ पर ज्यादा बेहतर होगा। तो एक इसके लिए हम लोग क्या लेंगे, एक बेलनाकार गॉसियन सतह लेंगे इस तरह से। ये एक बेलनाकार गॉसियन सतह की कल्पना करते हैं। ठीक है, अब इसके लिए आप जो भी यहाँ पर फिगर में किया उसके लिए हमको यहाँ लिखना पड़ेगा। तो हम क्या लिख देते हैं, माना कि एक आवेशित समतल चादर है, एक आवेशित समतल चादर है जिसका पृष्ठीय आवेश घनत्व पृष्ठीय आवेश घनत्व पता है पहले आपको किसको कहते हैं, नहीं तो फिर पूरा दिक्कत होने वाला आपको आगे। तो किसी एकांक क्षेत्रफल में उपस्थित आवेशों को उस सतह का पृष्ठीय आवेश घनत्व कहते हैं। जैसे इससे पहले जो हम लोग एप्लीकेशन पढ़े थे गॉस का, वो एक बेलनाकार लंबे बेलनाकार चादर एक तार के लिए था। तो तार में सिर्फ लंबाई ही होती है मेनली रूप से, तो उसके लिए जो उसमें आवेश घनत्व होगा रेखीय आवेश घनत्व होगा। लंबाई के कारण एकांक लंबाई में उपस्थित आवेशों को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। लेकिन यहाँ पे ये जो है एक समतल चादर है, तो इसके लिए जब आप पढ़ेंगे तो इसमें क्या होगा, पृष्ठीय आवेश घनत्व होगा। यानी एकांक क्षेत्रफल में उपस्थित आवेशों को क्या कहते हैं, पृष्ठीय आवेश घनत्व कहते हैं। सूचित इसको सिग्मा से करते हैं, और अगर रेखीय आवेश घनत्व रहा तो उसको लैम्डा सूचित करते हैं। तो यहाँ पे पृष्ठीय आवेश घनत्व का जिक्र है, जिसका पृष्ठीय आवेश घनत्व हम लोग मान लेते हैं, जिसका पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा है। इसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान प्राप्त करना है। तो इस समतल चादर के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान प्राप्त करना है, जिसका पृष्ठीय आवेश घनत्व कितना है, सिग्मा है। ठीक है, इतना कुछ लिखें। अब इसमें गॉस का नियम आप लगाएं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान प्राप्त करें, उसके लिए आप क्या करते हैं, एक बेलनाकार गॉसियन सतह की कल्पना करते हैं। तो उसका भी जिक्र यहाँ पे करना है। इसके लिए एक बेलनाकार गॉसियन सतह की कल्पना करते हैं। इसके लिए एक बेलनाकार गॉसियन सतह की कल्पना करते हैं। तो अभी तक कोई दिक्कत नहीं। फिर से एक बार देखिए, एक समतल चादर था, एक समतल आवेशित चादर था जिसका पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा है, और इसके लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान प्राप्त करना है। और इस चीज के लिए आपको एक क्या लेना पड़ा, बेलनाकार गॉसियन सतह का कल्पना करना पड़ा। अब बेलनाकार गॉसियन सतह की कल्पना क्यों की है, एक बंद वक्र प्राप्त करने के लिए, क्योंकि गॉस का नियम हमेशा किस पे लागू होता है,
एक बंद वक्र पर लागू होता है। अब ये बेलनाकार जो आप गॉसियन सतह लिए हैं, इस पर अगर अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल लेंगे, क्योंकि गॉसियन सतह पर ही अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल लिया जाता है, तो इस पर अगर अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल लेंगे तो देखिए उसकी दिशाएं भी अलग अलग होगी। जैसे इससे पहले जो हम 2-3 एप्लीकेशन लाए थे उसमें क्या था कि कहीं पे भी गॉसियन सतह के किसी भी बिंदु पर अनुप्रस्थ क्षेत्रफल लेने पर सबकी दिशा एक ही समान होती थी, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होगा। क्योंकि देखिए अगर यहाँ पे हम ले रहे हैं, यहाँ एक क्या ले लेते हैं, अनुप्रस्थ क्षेत्रफल, एक छोटा सा क्षेत्रफल dA लेते हैं, तो अनुप्रस्थ क्षेत्रफल की दिशा सतह के लंबवत होती है, तो यहाँ से ये सतह के लंबवत होगा, तो इसका दिशा देखिए इस तरह से हुआ। लेकिन अगर हम यहाँ पर लेते हैं एक अनुप्रस्थ क्षेत्रफल, तो इसका दिशा कैसे होगा, इस प्रकार होगा। इसका दिशा इस प्रकार है, इसका दिशा इस प्रकार है, दिशा अलग अलग हुआ ना। अगर यहाँ पे भी आप एक अनुप्रस्थ क्षेत्रफल लेंगे तो इसका दिशा भी देखिए ये दोनों से ही अलग इस तरफ हो रहा है। तो कुल इस साइड में अगर देखिएगा तो आप अनुप्रस्थ क्षेत्रफल जो ले रहे हैं उसका 3 प्रकार से दिशा आपके सामने आएगा, एक इस तरह से, एक उस तरह से और एक इस तरह से। और इस तरफ कहीं भी लेंगे इस बिंदु पर तो दिशाएं उधर ही मिलेगी, इधर कहीं भी लेंगे तो उधर मिलेगी और इधर लेंगे तो इधर मिलेगी। यानी कुल 3 तरह से हम लोग दिशा ले सकते हैं इस बेलनाकार सतह पर। उसी तरह से अगर आप इधर भी लेंगे अनुप्रस्थ क्षेत्रफल तो एक बार दिशा ऐसे ऊपर की ओर मिल जाएगा। अगर यहाँ पे लेंगे तो दिशा एक बार फिर इस तरह से मिल जाएगा dA का, और यहाँ एक अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल लेंगे तो उसका दिशा इस तरफ मिल जाएगा। कुल 6 प्रकार की दिशाएं प्राप्त हो रही है, किसके लिए, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के लिए। इधर 3 तरह का दिशा और उधर 3 तरह का दिशा, तो इस तरह से 6 तरह का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल का दिशा आपको दर्शाना पड़ेगा। ठीक है, अब ये थोड़ा सा फिगर आपको देखने में अलग लग रहा होगा, ये 2D फिगर है, तो 2D में थोड़ा सा आप उस तरह से नहीं समझ सकते, इसको आप इस तरह से समझिए। जो ये समतल चादर है ना, वो इस बुक को मान लीजिए ये एक समतल चादर है। तो यहाँ पे आपको ये समतल चादर कैसे दिख रहा है, इस तरह से दिख रहा है, लेकिन ये चादर इस तरह से रखा नहीं गया है। 2D में दिखाने के लिए हम उसको आपके सामने इस तरह से पेश कर रहे हैं। ये चादर वास्तव में ऐसे रहता है, ऐसे, और इसके चारों तरफ जो बेलनाकार सतह लिया जाता है वो इस तरह से लिया जाता है, यहां से ऐसे इसके चारों तरफ बेलनाकार सतह लिया जाता है। ठीक है, इस तरह से। तो ये यहाँ पे जो 2D फिगर है थोड़ा सा अलग आपको यहाँ पे इसीलिए लग रहा होगा, काहे कि यहाँ पे जो कुछ भी है इस तरह से है, फिगर में आपको ऐसा दिखाई दे रहा है और हम लोग कैसे उसको लेते हैं, ऐसा है। अब 2D में दिखाएंगे तो ऐसा ही बनाना पड़ेगा, और इसके लिए एक बेलनाकार सतह की कल्पना करते हैं। इस तरह से मान लो बेलनाकार सतह है, उसके 6 बिंदुओं पर आप क्या लिए हैं, अनुप्रस्थ क्षेत्रफल लिए हैं। ठीक है, तो अब यहां से हम लोग गॉस का प्रमेय लगाएंगे। अब ये जो समतल चादर है ना, इसकी बात करें, ये जो समतल चादर है, तो इसके लिए जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगा वो उसका दिशा कैसे होगा। अगर इस पॉइंट पे आप एक अनुप्रस्थ क्षेत्रफल लिए हैं तो यहाँ पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का दिशा होगा वो किस तरह से होगा, इस अनुप्रस्थ क्षेत्रफल पर दिशा क्या होगा, इस अनुप्रस्थ क्षेत्रफल पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का दिशा कैसे होगा। तो ये अभी चादर हम कैसे दिखा रहे थे, ये समतल चादर इस प्रकार से है, तो यहाँ से उस तरफ का जितना विद्युत क्षेत्र की दिशा होगा सब उस तरफ होगा, यानी यहाँ भी दिशा इस तरह होगा, यहाँ का भी और यहाँ का भी। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का दिशा हर तरफ उधर ही होगा। और इधर की बात करें, अगर इस पॉइंट पे ले लेते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इस पॉइंट पे ले लेते हैं और इस पॉइंट पे ले लेते हैं, तो यहाँ भी हर जगह विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का दिशा इस तरफ होगा ना। तो यहाँ का भी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का दिशा उधर होगा, यहाँ का भी उधर होगा और यहाँ का भी उधर होगा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब इस आवेशित समतल चादर के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करने के लिए किसके एप्लीकेशन से, गॉस के नियम का प्रयोग करके हम लोग अगर निकालते हैं तो यहाँ पे गॉस का प्रमेय लगाएंगे, यानी ऐसे लिखते हैं, गॉस के नियम से, गॉस के नियम से। गॉस के नियम से क्या पढ़े आप लोग, किसी बंद वक्र में उपस्थित विद्युतीय फ्लक्स यानी कि फाई, उसमें उपस्थित आवेश यानी क्यू का क्या होता है,
1/ε0 गुना होता है। तो बस यही लगाना है, और ये हमेशा किसके लिए होता है, एक क्लोज्ड लूप के लिए होता है, एक बंद परिपथ के लिए होता है। जहां फाई बराबर क्या पढ़ते हैं हम लोग, फाई से विद्युतीय फ्लक्स को दर्शाते हैं, और फाई बराबर पढ़े हैं E.dA बराबर Q/ε0। अब E.dA को हम लोग क्या लिख सकते हैं, EDA cos थीटा बराबर Q/ε0। अब ये थीटा क्या होता है, E विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और dA अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के बीच का कोण होता है, कौन, थीटा। ये दोनों के बीच का कोण होता है थीटा। तो इसके लिए अगर आप निकालेंगे, इसके बीच का अगर कोण देखेंगे, तो यहां पर देखिए कुल 6 तरह का dA भी मिल रहा है, अनुप्रस्थ क्षेत्रफल भी मिल रहा है, और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी मिल रहा है। कुल कितने तरह का, 6 तरह का। तो वो जो थीटा था यहाँ पर 6 स्थिति में बन रहा है, देखिए एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ और एक यहाँ। बारी बारी से हम इसको क्या करते हैं, मान लेते हैं कि ये हमारा पहला स्थिति है। इस तरह से आप किसी को भी पहला दूसरा लेके मान सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग इसको क्या कर लेते हैं, मान लेते हैं। मान लिए कि ये वाला जो फिगर है, ये वाला जो आपको दिख रहा है, ये मान लिए हमारा पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है, ये पांचवा है, और ये छठा है। इसको इस तरह से करके मान लिए, ठीक है। अब इसके लिए अगर 6 स्थिति लिए हैं, तो यहाँ पर जो थीटा है वो कितना प्रकार का होगा, 6 तरह से बनेगा। तो इसको आप 6 बार लिखना पड़ेगा आपको। EDA cos थीटा जो था, एक को θ1 लिख देते हैं, दूसरा स्थिति के लिए क्या लिख देते हैं, दूसरा स्थिति के लिख देते हैं EDA cos θ2 लिख देते हैं, तीसरा के लिए EDA cos θ3 लिख देते हैं, इस तरह से EDA cos θ4 लिख देते हैं। इस तरह से और अगर लेंगे, पांचवा भी है तो EDA cos θ5 हो जाएगा। कुल 6 स्थितियां बन रही है, तो EDA cos θ6 हो जाएगा। 6 वो के लिए लिख दिए, 6 स्थितियां हैं टोटल, तो सभी के लिए लिख दिए, बराबर Q/ε0। 6 प्रकार का टोटल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और अनुप्रस्थ क्षेत्रफल के लिए 6 प्रकार की कुल दिशाएं बन रही थी, तो 6 बार लिख दिए, ठीक है। तो इन सबको 6 बार लिखें। अब बारी बारी से ये θ1, θ2, θ3, θ4 और θ5, θ6 सब का वैल्यू कितना है, जो यहां से निकाल के यहाँ पे पुट करेंगे। सबसे पहले तो है EDA cos θ1। अब चलिए देखते हैं θ1 में कितना कोण बन रहा है। θ1 मतलब किसके किसके बीच का कोण, ये जो पहला यहाँ पर क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, और सॉरी ये वाला dA का दिशा है, और ये है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का दिशा। dA यानी अनुप्रस्थ क्षेत्रफल का दिशा ऊपर की तरफ है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का दिशा देखिए इस तरफ है। तो एक ऊपर की तरफ है, किस तरफ है, दोनों के बीच का कोण कितना हो गया, 90 डिग्री। यानी θ1 जो निकल के आ रहा है वो 90 डिग्री है। तो यहाँ पे θ1 के जगह पे हम लोग लेंगे 90 डिग्री, प्लस EDA cos θ2। θ2 कितना आ जाएगा, अब यहां से देखेंगे तो θ2 दूसरा फिगर में, दूसरा ये वाला है, देखिए यहाँ पे dA का डायरेक्शन इस तरफ है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का भी डायरेक्शन उस तरफ है। जब दोनों ही लाइनें एक ही तरफ जा रही है, यानी दोनों समांतर रेखा है, और समांतर रेखा के बीच का कोण 0 होता है, तो θ2 कितना हो गया, 0। तो यहां ले लेंगे 0। उसी तरह से EDA cos θ3 है, तब θ3 के लिए कोण देखेंगे, तो ये है θ3 यहाँ पे। तो यहाँ पे dA का डायरेक्शन इस तरह से है, सतह के लंबवत होता है ना, और E का डायरेक्शन उधर है। तो फिर देखिए ये इस तरफ है, E उस तरफ है, तो इन दोनों के बीच का कोण कितना हो गया, 90 हुआ। यानी θ3 भी कितना हो जाएगा, 90 डिग्री, प्लस EDA। अब देखिए θ1 90, θ2 0, θ3 90। 1 2 3 स्थिति में अगर आप ले लिए इस साइड वाला, तो 4 5 और जो 6 है उस तरफ है, ये θ4 θ5 और θ6 मिलेगा जो उस तरफ मिलेगा। तो अब इस तरफ जैसे उस तरफ हम लोग ले रहे थे, इधर इसके लिए 90 हुआ था, इसके लिए 90 हुआ था, इसके लिए 0 हुआ था, तो सेम इधर भी क्या होगा, इसके लिए 90 होगा, लंबवत है तो पांचवा के लिए भी 90 होगा, और छठा के लिए क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि इसमें डायरेक्शन दोनों का सेम है। इस वाले पॉइंट के लिए 0 होगा, इसमें इसके लिए 0 हुआ था, समांतर रेखाएं बन गई थी। तो सेम बस यहां से क्या करना, चौथा और पांचवा के लिए तो 90 हो जाएगा थीटा,
और छठा के लिए क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर 3 तो ले लिए थे, EDA cos थीटा 4 है ना, तो थीटा 4 कितना हो रहा था, 90 प्लस EDA cos, फिर थीटा 5 है, थीटा 5 भी क्या था उसमें फिगर में देखिए, गलती ले लिए तो पूरे गलती हो जाएगा। तो यहाँ से थीटा 5 देख के बनाना है ऐसे ही। तो इधर थीटा 5 अगर फिगर में देखेंगे कौन, तो फिर से 90 है। थीटा 6 बस 0 है, 2 समांतर रेखाएं हैं, तो थीटा 6 छोड़ के सब 90 रखिए। थीटा 4 तो 90 लिए, थीटा 5 भी 90, फिर EDA cos छठा है ये, तो इतना किसको लेना, इसको 0 लेंगे, बराबर यहाँ क्या हो गया, Q बटा एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, cos 90 का वैल्यू, जैसे EDA cos 90 है, तो cos 90 का वैल्यू कितना होता है, 0। तो cos 90 0 होता है, तो यहाँ cos 90 दिखा, तो ये पूरा कितना हो गया, 0। cos 90 0, तो 0 इंटू EDA 0। यहाँ cos 90 दिखा, ये भी पूरा 0। यहाँ cos 90 दिख रहा है, तो ये भी पूरा 0। यहाँ भी cos 90 दिख रहा है, तो ये भी पूरा 0। बच के वो रहा है, यहाँ पे EDA cos 0 है, यहाँ पे EDA cos 0 है, दो को छोड़ के तो सब 0 ही हो रहा है ना। तो cos 0 का वैल्यू 1 होता है, तो EDA इंटू 1 करेंगे तो EDA बचेगा, और एक यहाँ पे प्लस में EDA cos 0 के लिए 1 रखेंगे तो EDA बचेगा। EDA यहाँ से, EDA यहाँ से, बराबर क्या हो जाएगा, Q बटा एप्सिलॉन नॉट। बस 2 ही बचा, बाकी सब क्या हो गया, 0 होने के कारण समाप्त हो गया। तो EDA प्लस EDA कितना हो गया, 2 EDA हो गया। EDA प्लस EDA हो गया 2 EDA बराबर Q बटा क्या, एप्सिलॉन नॉट। अब यहां से अगर देखिएगा तो 2 EDA, इसमें जो DA आ रहा है ना, ये अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल है, मतलब एक छोटा सा क्षेत्रफल है। उसको पुनः पहले वाले रूप में लाने के लिए इधर करना पड़ेगा इंटीग्रेशन, बराबर Q बटा एप्सिलॉन नॉट। 2 और E को बाहर कर दीजिए, इंटीग्रेशन होगा DA का, बराबर Q बटा एप्सिलॉन नॉट। तो 2E DA का इंटीग्रेशन निकल के आएगा A, DA का इंटीग्रेशन A, जैसे dx का क्या x होता है, तो DA का इंटीग्रेशन A इंटू Q बटा एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब अगर रेखीय आवेश घनत्व, पृष्ठीय आवेश घनत्व, आवेश घनत्व कुल 3 प्रकार के होते हैं, आप लोग पढ़े होंगे जब टॉपिक पढ़ रहे होंगे। तो एक रेखीय आवेश घनत्व होता है, एक पृष्ठीय आवेश घनत्व होता है, और एक घनीय आवेश घनत्व या आयतनीय आवेश घनत्व होता है। यहाँ पर कौन सा आवेश घनत्व होगा, अभी कुछ देर पहले भी हम बता रहे थे, एक समतल चादर है, तो समतल चादर के कारण कौन सा आवेश घनत्व, पृष्ठीय आवेश घनत्व। अगर कोई ऐसा चीज है, एक लंबा तार है, तो उसके लिए कौन सा आवेश घनत्व, सिर्फ लंबाई ही है उसमें, तो एकांक लंबाई में उपस्थित आवेश घनत्व, आवेशों को क्या कहते हैं, रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। अगर किसी समतल सतह पर उपस्थित आवेशों के बारे में बात करें तो वो एक पृष्ठीय आवेश घनत्व होगा। अगर किसी ठोस वस्तु में उपस्थित आवेशों की बात करें तो वो एक आयतनीय आवेश घनत्व या घनीय आवेश घनत्व होगा। तो यहां पर कौन सा आवेश घनत्व होगा, ये एक समतल चादर है ना, तो समतल चादर के कारण इसमें पृष्ठीय आवेश घनत्व होगा, और पृष्ठीय आवेश घनत्व को सिग्मा से सूचित करते हैं, सिग्मा से सूचित करते हैं। और सिग्मा बराबर क्या होता है, एकांक क्षेत्रफल में उपस्थित आवेशों को क्या कहा जाता है, पृष्ठीय आवेश घनत्व। तो सिग्मा बराबर आ जाएगा Q बटा A। अगर सिग्मा बराबर Q बटा A आ जाएगा तो यहां से Q बराबर क्या हो जाएगा, यहां से Q देखिएगा तो सिग्मा इंटू A हो जाएगा, तो Q के जगह पे रख दिए सिग्मा इंटू A बटा क्या है, एप्सिलॉन नॉट, बटा में एप्सिलॉन नॉट है। मान तो आपको निकालना है E का, E बराबर सिग्मा इंटू A बटा एप्सिलॉन नॉट, और ये जो 2 है और ये जो A है उसको इधर ले आते हैं बटा में 2 और A को, A से A कैंसिल हो गया, आपका बच क्या गया यहाँ पर, E बराबर सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन नॉट। और ये होता है किसी समतल चादर के कारण पृष्ठीय आवेश, उसके पृष्ठीय आवेश घनत्व के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और ये प्राप्त हम लोग किए किसके प्रमेय का उपयोग करके, गॉस के प्रमेय का उपयोग करके। ठीक है,
तो इस तरह से टोटल आपको प्रोसेस से गुजरते हुए यहाँ तक पहुँचना है। सबसे पहले एक समतल चादर लेंगे, उसके लिए एक बेलनाकार गॉसियन सतह की कल्पना करेंगे, उसके बाद जाके हम लोग गॉस का प्रमेय लगाएंगे। ठीक है, समझ में आया होगा? उम्मीद करते हैं आप सबको यहाँ तक कैसे कैसे आए समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से देखिए। धन्यवाद।